हेलो स्टूडेंट्स, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेलकम टू आव्या क्लासेस। और आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जो कि लास्ट पार्ट होगा। और ये 20-20 मिनट के जो 3 वीडियो है, उसके थ्रू पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट को हम लोग रिवाइज किए हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हम लोग देखे हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले जाइए, उसको रिवाइज कीजिए, उसको देखिए, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ वेरियस बॉडीज। साथ ही साथ हम लोग 5 प्रॉब्लम को इसमें देखेंगे, कवर करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है और अलग अलग टाइप का शेप का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, उसमें 4 प्रॉब्लम्स देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, जिसमें कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी कंसेप्ट रखा जाए, तब क्या सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। और साथ में देखेंगे हम लोग एडी करंट के हम लोग 4 प्रॉब्लम्स देखेंगे। सो बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये छोटा सा वीडियो होने वाला है। सो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो हम लोग देखे हैं, कंसेप्ट भी देखना है, प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे, वो है सेल्फ इंडक्टेंस का। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है, इफ़ अ करंट इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड इन अ कॉइल ऑफ 5 मिली हेनरी, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। देखो 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो पहले ये सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है वो हम लोग समझते हैं। सपोज करो कि कोई एक कॉइल है, ठीक है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इसमें एक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। उस फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? फाई, ठीक है। यदि n नंबर ऑफ टर्न होगा तो क्या हो जाएगा? n फाई, ठीक है। सो किसी कॉइल यदि n नंबर ऑफ टर्न का है तो टोटल फ्लक्स कितना एसोसिएटेड होगा? n5, जिसका वैल्यू होगा nb.a। और ये बेसिकली आपको करेंट पर डिपेंड करता है। वो आप बोल सकते हो कि करेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स कि आप बोल सकते हो कि n फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। सो n फाई, सो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं L से, तो ये आपको इक्वल हो जाता है, और यही L आपको कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। अब आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मालूम है कि जो फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या होता है? माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जहाँ पर ये फॉर्मूला फैराडे लॉ है और माइनस साइन इज ड्यू टू लेंज लॉ, ठीक है। अब देखो कि एन फाई को यदि डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? एन डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सो आप लिख सकते हो इंड्यूस्ड ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, डेट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को समझते हैं। देखो आपको इंड्यूस्ड ई एम एफ बोल रहा है, सो ये निकालना है, और ये होगा जो निगेटिव साइन को उसे ड्रॉप कर दो, बिकॉज उससे मुझे मतलब नहीं है, हमको ई एम एफ का डायरेक्शन नहीं निकालना है। सो ये हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। एल का वैल्यू दिया गया 5 मिली हेनरी, डेट इज 5 इंटू 10⁻³ और डी आई बाई डी टी मीन्स कि कितने टाइम में करंट चेंज हो रहा है। तो देखो 0 से 1 एम्पियर आ रहा है 0.1 सेकेंड में, सो 1 डिवाइडेड बाई 0.1। सो ये हो गया आपको 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1, डेट इज 5 इंटू 10⁻⁻2, और ये हो गया 0.05 वोल्ट। सो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Next problem number 2. A 100 millihenry coil carries a current of 1 ampere. The energy is stored in its magnetic field. So आप देखो जिस तरीके से कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे ही इंडक्टर आपको मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में। और उसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कॉइल का, 1/2 Li², डेट इज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 Li इंटू आई, और Li आपको मालूम है एन फाई के इक्वल होता है, सो 1/2 एन फाई इंटू आई। सो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। आपको हो सकता है कि एग्जाम में इसका भी यूज हो जाए या इसका हो जाए। सो आप कैलकुलेट कर लेते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 1/2 L का वैल्यू है 100 मिली हेनरी, डेट इज 100 इंटू 10⁻³ हेनरी, और करंट का वैल्यू हो गया 1, सो 1²। सो ये हो गया 50 इंटू 10⁻³ जूल। सो ये हो गया
5 × 10⁻² जूल, दैट इज 0.05 जूल। आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अच्छा कंसेप्ट है, इफ n is the number of turns in a coil, the value of self inductance varies as। कोई यदि कॉइल है उसमें n नंबर ऑफ टर्न है तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, n के पावर 0 के, n के पावर 1 के, n के पावर 2 के, n के पावर -2 के। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर मालूम होगा लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सो एल डज नॉट डिपेंड अपॉन द करेंट फ्लोइंग और चेंज इन करेंट फ्लोइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो करेंट पर डिपेंड करता है, नहीं। आपको याद हो n phi इज इक्वल टू एल आई था। सो करेंट के कंपोनेंट को तो ऑलरेडी हम लोग कंसीडर कर चुके हैं। एल बेसिकली किसी बॉडी का उसका खुद का प्रॉपर्टी होता है। सो एल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द करेंट फ्लोइंग और चेंज इन करेंट फ्लोइंग, बट इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। किस मीडियम में रखा गया है, उसका एरिया क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर कैसे डिपेंड करता है जो ये सवाल पूछ रहा है, तो देखो आपको बहुत सारे फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस के यहाँ पर लिखे गए हैं। आप चाहो तो इसको अपने कॉपी में लिख लो, आपके एग्जामिनेशन के काम में आएगा। लाइक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस r है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू होगा μ0 पाई n² r डिवाइडेड बाई 2। सो क्लियरली सर्कुलर कॉइल में ये n के पावर 2 पर डिपेंड कर रहा है। सोलिनॉइड देखते हैं जिसका लेंथ l है और क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, ये भी आपको μ0 n² a बाई l, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टोराइड के केस में ये होता है μ0 n² r बाई 2, ठीक है, जहाँ r क्या है, जो से टोराइड है उसका सेंटर रेडियस है, मीन रेडियस बोल सकते हो, ठीक है। μ0 n² r बाई 2 हो गया। और स्क्वायर कॉइल जिसका साइड a होगा उसका होगा 2√2 μ0 n² a बाई पाई। सो ये 4 फार्मूला है जिसमें कि ये दोनों आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ये भी कभी पूछता है। सो देखो कि सेल्फ इंडक्टेंस n का पावर 2 या n² पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। The coefficient of self-inductance of a solenoid is 0.18 millihenry if the core of a soft iron of relative permeability 900 is inserted, then the coefficient of self-inductance will become nearly। देखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड बोल रहा है। सो आपको मालूम है कि सोलिनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, μ0 n² a बाई l। क्लियर है, यही था। अब देखो ये μ0 क्या है, ये आपको परमिएबिलिटी ऑफ एयर है या परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम बोलो ज़्यादा, ठीक है। अब यदि किसी मीडियम को डाल देते हैं ना, ठीक है, तो क्या होगा कि परमिएबिलिटी का वैल्यू आपको क्या होगा, म्यू हो जाएगा। मीन्स कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू μ n² a बाई l। मतलब जहाँ भी म्यू है ना वहाँ पर एयर की जगह उस मीडियम का परमिएबिलिटी डालना है, और मीडियम का परमिएबिलिटी क्या होगा, μ0 μr। सो μ0 को आपको चेंज करना है μ0 इंटू μr से। क्लियर है। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये फॉर्मूला उस मीडियम के लिए यही हो गया। सो अब देखो कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, μr के है, ठीक है। सो आप लिख सकते हो L1 बाई L2 इज इक्वल टू μ1 बाई μ2। अब एयर के केस में μ1 का वैल्यू 1 था, ठीक है। सो एयर के केस में 0.18 मिली हेनरी है, सो 0.18 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, और सॉफ्ट आयरन का रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना है, 900। सो L2 इज इक्वल टू 900 इंटू 0.18 इंटू 10⁻³ और आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 162 मिली हेनरी, ठीक है। सो आंसर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली इसमें जो कंसेप्ट यही था कि μ0 को आपको μ0 μr से चेंज करना है, जहाँ μr क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये भी एक अच्छा है, कभी कभी पूछ देता है, लगने के लिए लगता है कि बहुत इजी है लेकिन पूछ देता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस द हेनरी कैन बी रिटेन एज।
सो ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस हेनरी होता है, और इसको और किस रूप में हम लोग लिख सकते हैं? देखो, जब भी ऑल ऑफ दी एबव मिले ना आपको, तो आप कोई भी आप दो को चेक कर लेना, यदि दो ट्रू है तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। सो पहला आप देखो यहाँ पर लिखा गया यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एल, और क्लियरली वेबर पर एम्पियर तो है ही, ठीक है। फिर आपको वोल्ट सेकेंड डिवाइडेड बाई एम्पियर भी है, जूल पर एम्पियर स्क्वायर भी है। सो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, और डायमेंशनल फार्मूला ये लिखा हुआ है। आसान था, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। देखो, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है कि यदि कॉइल से करंट चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जो डिपेंड करता है कि उस कॉइल से कितना टोटल फ्लक्स है। क्लियर है? यहाँ पर क्या है कि कोई एक करंट है जो कि एक कॉइल में चेंज हो रहा है, उसका इम्पैक्ट दूसरे कॉइल में हो रहा है। मीन्स कि एक कॉइल में यदि करंट चेंज हो रहा है तो बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन एंड पोजिशनिंग ऑफ बोथ कॉइल्स, अदर कॉइल में जो फ्लक्स लिंकेज है वो चेंज होता है, और इसी को हम लोग ये जो, और बेसिकली हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस से जानते हैं कि उनके बीच का कितना कपलिंग है, कितना क्लोजनेस है। ठीक है, सो आप देखो, मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पर सपोज करो कि ये N1, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है फर्स्ट कॉइल में, सेकेंड में N2 है, और इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है। सो यदि आप बोलोगे कि N1, इसमें I1 करंट के कारण इसमें कितना टोटल फ्लक्स आ रहा है सेकेंड कॉइल में, तो सेकेंड कॉइल में टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स क्या होगा? N2 इंटू phi2। क्लियर है? और ये डिपेंड करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पहले कॉइल में करंट कितना फ्लो हो रहा है उसके। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, और यहाँ से आ जाएगा N2 phi2 इज इक्वल टू MI1। यही M को हम लोग बोलते हैं, ये जो कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब सपोज करो कि ये दोनों मीडियम अलग अलग हो, ठीक है, ये अलग मीडियम में, वो अलग मीडियम में हो, तो उस केस में क्या होगा कि ये एक के कारण M12 होगा, दूसरे के कारण M21 होगा। क्लियर है? सो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आप बोलोगे N2 phi21 मीन्स कि फ्लक्स ऑन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू फर्स्ट, इसलिए लिखा मैं 521 इज इक्वल टू M21, और ये I1 के कारण हुआ। सो I1 के कारण जो सेकंड में आया उसको मैं M21 बोला। वैसे ही आप बोलोगे N1 phi12, ठीक है, यदि सेकंड में आ रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका फर्स्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको बोलोगे M12 I2। क्लियर है? सो जनरली आपके केस में क्या रहेगा, M21 और M12 दोनों सेम होता है। सो आप बोलोगे कि N2 phi2 इज इक्वल टू MI1, और वैसे ही आप बोलोगे N1 phi1 इज इक्वल टू MI2। क्लियर है? अब इसे EMF इंड्यूस जो होता है उसका वैल्यू क्या है? सो सपोज करो कि फर्स्ट में करंट I1 फ्लो हो रहा है और वो वैरी कर रहा है। सो EMF इंड्यूस्ड होगा इन सेकेंड में E2 इज इक्वल टू माइनस N2 d∅2 बाई dt। ये तो आपको क्लियर है भाई, इसमें जो आपको फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा है उसी हिसाब से EMF इंड्यूस्ड होगा, और N2 phi2 का वैल्यू है MI1 के इक्वल। ठीक है, सो ये हो जाएगा माइनस d बाई dt MI1, और ये हो गया माइनस MdI1 बाई dt। क्लियर है? सो आप हमेशा ध्यान रखना कि E2 होगा माइनस MdI1 बाई dt, और वैसे ही E1 होगा माइनस MdI2 बाई dt। ठीक है, E1 में जो EMF इंड्यूस्ड हुआ ड्यू टू सेकेंड, और E2 में जो इंड्यूस्ड हुआ ड्यू टू फर्स्ट। अब इस हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बोल रहा है टू कॉइल्स A एंड B आर लिंक्ड सच दैट EMF E इज इंड्यूस्ड इन B में इंड्यूस्ड हो रहा है, ये B है, ये आपको A है। when the current in A is changing at a rate of K, so current A में चेंज हो रहा है, मीन्स कि dIA by dt आपको K दिया गया है। ठीक है, चेंज इन फर्स्ट करंट या ए कॉइल में जो है उसको हम लोग ने लिखा dIA by dt इज इक्वल टू K। अब बोला है कि इफ करंट I इज नाउ मेड टू फ्लो इन B देन द फ्लक्स लिंक्ड विथ A विल बी। क्लियर है? सो आप देखो ये क्या हो जाएगा, E2 देखो सेकेंड में आपको EMF इंड्यूस्ड हुआ E, सो E2 इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस N d
phi2/dt, ठीक है, और ये हो जाएगा -mdi1ia/dt बोल दो, क्योंकि i1 ia के इक्वल है। सो आप यदि माइनस साइन को हटा देते हो, बिकॉज आप डायरेक्शन से मतलब नहीं रखते हो, तो E इज इक्वल टू m इंटू के हो जाएगा, बिकॉज dia/dt आपको k के इक्वल दिया गया है, और यहाँ से m का वैल्यू आ गया E/k। सो बेसिकली इस स्टेटमेंट से आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट जो है ना, वो आपको कैलकुलेट करना था। अब उसके बाद बोल रहा है कि सेकेंड में फिर से आई करंट फ्लो होने लगा। मीन्स कि आप मान सकते हो कि सेकेंड में चूंकि 0 करंट फ्लो हो रहा था और अब वो आई करंट फ्लो हो रहा है, तो फर्स्ट में फ्लक्स कितना लिंक होगा? सो फर्स्ट में जो फ्लक्स लिंक होगा वो क्या चीज़ होगा? वो होगा आपको N1/1, ठीक है। सो N1/1 इज इक्वल टू आता है M इंटू I2। क्लियर है? सो N1/1 इज इक्वल टू M इंटू I2 हो गया। आपको निकालना था N1/1 ही, M का वैल्यू आपने निकाल दिया E/k। आपने क्या निकाल दिया? E/k। और I2 का वैल्यू आप बोलोगे कि I करंट हो रहा है फ्लो, सो I। सो इसका आंसर हो जाएगा N1/1 इज इक्वल टू EI/k। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको जो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड है। टू कॉइल आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल डिपेंड्स अपॉन। सो ABC 1 2 3 दिया गया है। वन है रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल, सेकेंड है मटेरियल ऑफ वायर ऑफ कॉइल, द रेट्स एट विच करंट आर चेंजिंग इन टू कॉइल्स। तो देखो डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मीन्स कि L1 L2 पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम बिटवीन द कॉइल एंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑन विच टू कॉइल्स आर बॉन्ड, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है। फिर डिस्टेंस बिटवीन टू क्वाइल्स, देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम बिटवीन द क्वाइल्स, ठीक है, और नेचर ऑफ मटेरियल ऑन विच टू क्वाइल्स आर वाउंड। मीन्स कि एक क्वाइल सपोज करो कि आयरन पे से वाउंड किया गया है और दूसरा सपोज करो कि किसी दूसरे पे किया गया वाउंड, ठीक है। सो ये सब पर भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस बिटवीन टू क्वाइल्स, उनके बीच का डिस्टेंस पर, ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, कपलिंग फैक्टर पे करता है, ठीक है। सो इसमें देखो कि 90 डिग्री ओरिएंटेशन के लिए कोई फ्लक्स रिलेशनशिप नहीं होता है। सो मटेरियल ऑफ वायर ऑफ कॉइल, नहीं, इस पर तो डिपेंड नहीं करता है, तार के मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वायर के मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि जिस पर वो किया गया है, जिस मटेरियल पर तार को लपेटा गया है, उस पर मटेरियल पर डिपेंड करता है। सो ये भी नहीं होगा। द रेट एट विच करंट पर तो डिपेंड ही नहीं करता है, रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। सो ये आंसर आपको A ओनली होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। Two coils of self inductance 2 millihenry and 8 millihenry are placed so close together that the effective flux in one coil is completely linked with the other. The mutual inductance between two coils is. So ये फॉर्मूला जो आपको यूज करना है टू मैग्नेटिक कपल्ड कॉइल के लिए, M इज इक्वल टू K इंटू स्क्वायर रूट L1 L2 होगा, जहाँ K क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग और कपलिंग फैक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया वो सेकेंड में कितना गया उससे। यदि मान लेते हैं कि 100% कपलिंग होगा तो जितना फर्स्ट में आया है कॉइल उतना ही सेकेंड में वो चला जाएगा, ठीक है। तो उस केस में K का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और यदि कोई एकदम परफेक्ट कपलिंग नहीं है तो आपको 1 से कम होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। और यदि ओरिएंटेशन 90 डिग्री हो या फिर कपलिंग आपको बिल्कुल भी ना हो रहा हो तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। सो यहाँ पर देखो कि आपको कुछ नहीं दिया गया है। देखो दिया गया है इफेक्टिव फ्लक्स इन वन कॉइल इज कंप्लीटली लिंक्ड विद द अदर। सो आप क्या बोल सकते हो कि K का वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आएगा? K का वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगा 1। क्लियर है? सो M इज इक्वल टू 1 इंटू स्क्वायर रूट L1 L2, दैट इज 1 इंटू स्क्वायर रूट L का वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट इज ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट इज 4 मिली हेनरी। क्लियर है?
आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। देखो इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने से पहले कुछ एम का फॉर्मूला देख लेते हैं। यदि कंसेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कॉइल होगा, 2 सर्कुलर कॉइल होगा जिसका सेंटर एक ही होगा, तो फॉर्मूला होगा पाई म्यू नॉट N1 N2 R स्क्वायर बाई 2 कैपिटल R। देखो स्मॉल r जो है ना उसी का आपको निकालना है। ऊपर जो न्यूमरेटर में एरिया लेना है, देखो मैं इसको लिखता हूँ म्यू नॉट N1 N2 A बाई 2R। तो ये ए क्या है, स्मॉल जो सर्किल है ना, सर्कुलर कॉइल है, उसका एरिया है, ध्यान देना। तो A1 लिख दिया है यदि। अच्छा, वैसे ही ये जो सोलिनॉइड होता है इसमें क्या होता है, म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। सो आप देखो यहाँ पर एरिया ये कौन सा लोगे, जो स्मॉल जो होगा, ठीक है, स्मॉल जो कॉइल होगा, सपोज करो कि ऐसे ऐसे है, ठीक है, और एक बड़ा सा इसके अंदर में है, तो जो स्मॉल वाले का आपको रेडियस लेना है। सो इफ द बिगर रेडियस इज R2 एंड स्मॉलर वन इज R1, देन यू हैव टू टेक इट म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर बाई L। आई थिंक आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे प्रॉब्लम नंबर 9 है जो कि नीट से लिया गया है। सो ये काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। 2 कॉइल्स हैव अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 0.005 हेनरी। द करंट चेंजेस इन फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, वेयर I0 इज इक्वल टू 10 एम्पियर and omega is equal to 100 pi radian per second. The maximum value of EMF induced in the second coil is। सो आप देखो कि EMF वैल्यू इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल को दी N2 phi2 लिखे, ये किसके इक्वल होगा, M इंटू I1 के इक्वल होगा। और आपको निकालना है EMF इंड्यूस्ड, ठीक है। तो फ्लक्स एसोसिएटेड इन सेकेंड कॉइल हो गया, EMF इंड्यूस्ड के लिए आप करोगे EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल इज इक्वल टू माइनस D बाई dt M इंटू I1, और ये हो जाएगा माइनस M D बाई dt। I1 का वैल्यू दिया गया I0 साइन ओमेगा t, डेट इज माइनस M I0 ओमेगा कॉस ओमेगा t, ठीक है। सो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, M I0 ओमेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E0 E20 कर दो साइन कॉस ओमेगा t, जहाँ पर E20 का वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू। सो ये आगे आप वैल्यू पुट कर दो, 0.005 इंटू I0 हो गया 10, और ओमेगा का वैल्यू दिया गया है 100 पाई। सो ये हो गया आपको 5 पाई, आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट आपको जो इंडक्टर्स को कैसे आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं उस पर है। द इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज। सो यहाँ पर फिगर बनाया गया, उसको मैं फिर से रिप्रोड्यूस करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ए से एक आपको 3 हेनरी का एक कॉइल निकला है। सो ए से मैं क्या करूँगा कि 3 हेनरी का एक कॉइल निकाल दूंगा। फिर उसके बाद ये दूसरे पॉइंट पर जाकर के मिला है, सपोज को इस पॉइंट को मैं सी बोला। सो ये दूसरे पॉइंट पर मिला है, और C जो है ना वो D से अटैच्ड है। देख रहे हो, D और C एक तार से जुड़ा हुआ है, मीन्स कि C इज इक्वल टू D बोल दोगे। सो ये आपको बोल सकते हो ये D से जुड़ा हुआ है। फिर D से ही एक दूसरा 3 हेनरी का जुड़ा हुआ है, जो कि ये मान लो कि C1 मानो, तो C1 देखो A से जुड़ा हुआ है, सो ये A से जुड़ा है। सो 3 हेनरी का ये वाला क्या है, वो D से स्टार्ट है और A से जुड़ा है। सो ये भी आपको ना जो कॉइल है वो D से स्टार्ट हुआ है और A से जुड़ा हुआ है 3 हेनरी का। और वैसे ही ये वाला भी देखो A और D के बीच में है। सो बेसिकली ये फिगर में ना क्लियर है कि A और D के बीच में ही सब था, बस आपको घुमाने के लिए ना ऐसा ऐसा फिगर बना दिया। सो क्लियरली ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना ये बिल्कुल आपको किसकी रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। सो ध्यान दो, क्या इंडक्टर और रेसिस्टर दोनों भाई भाई है, ठीक है। इंडक्टर और रेसिस्टर, ठीक है, दोनों क्या क्या चीज़ है, भाई भाई, ब्रदर, ठीक है। सो और इंडक्टर और कैपेसिटर एकदम उल्टा होता है, रेसिस्टर और कैपेसिटर एकदम उल्टा होता है। सो नेट जो इंडक्टेंस होगा 1/L नेट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, डेट इज 3/3, डेट इज 1 हेनरी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं इसमें जो चीज़ लिखा गया है।
So if the two coils of self inductance L1 and L2 having mutual inductance are in series and far from each other, जब far रहेगा ना तो इसका मतलब उनका impact नहीं है, उनमें mutual जो inductance है उसके बारे में हमको बात ही नहीं करना है, तो their net self inductance हो जाएगा L1 plus L2. So mutual नहीं है तो सीधे आप उनको जोड़ दोगे just as resistance. लेकिन जब वो close आएंगे ना, जब close आएंगे तो resistance तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पिक्चर में आएगा. सो वो हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M. अब ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है, कहाँ पर प्लस यूज करना है, कहाँ पर आपको माइनस यूज करना है. सो यदि ये क्यूमुलेटिवली कपल रहेगा, मीन्स कि दोनों में जो फ्लक्स है ना वो सेम ही डायरेक्शन में होगा, सेम ओरिएंटेशन में होगा, तब आपको प्लस का यूज़ करना है. और यदि दोनों अपोजिट ओरिएंटेशन में होगा तब आपको माइनस का यूज़ करना है. क्लियर है? ठीक है. और तो माइनस के लिए आप उसको बोलोगे कि डिफरेंशियली कपल. ठीक है, डिफरेंशियली कपल मीन्स कि अपोज कर रहा है एक दूसरे को, और प्लस के लिए यूज करोगे क्यूमुलेटिवली कपल मीन्स कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, कपल. जैसे कि मैं दिखाऊं एग्जांपल से, सपोज करो ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, इसमें करंट ऐसे आ रहा है. ठीक है, तो आप देखोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसमें भी करंट ऐसे इंटर कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा. तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है. पैरेलल वाला में क्या होता है, पैरेलल में नेट इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये है जैसे रेजिस्टेंस की तरह है, और यदि क्लोज है तो आपको म्यूचुअल का यूज करना होगा, और म्यूचुअल के लिए अगेन प्लस माइनस होगा. यदि एग्जामिनेशन में आपको दिया जाएगा कि क्यूमुलेटिवली कपल्ड है तो आप बोलोगे कि वो प्लस है, और यदि डिफरेंशियली कपल्ड है तो वो माइनस है. ऐसे मैं फिगर से एक बार दिखा देता हूँ. सपोज करो कि इस टाइप से हो दो. ठीक है, और एक में करंट यदि इंटर कर रहा हो, ठीक है, एक में यहाँ पर डॉट मतलब है कि ये और ये दोनों कपल है, ये पॉइंट और ये पॉइंट कपल है. तो एक में इंटर कर रहा हो, एक में निकल रहा है, तो पैरेलल के केस में वो क्या हो जाता है, क्यूमुलेटिवली कपल्ड हो जाता है. सो उस केस में आपको प्लस का यूज करना है. सो एनीवे एग्जामिनेशन में आपको दिया रहेगा कि क्यूमुलेटिवली कपल्ड है या डिफरेंशियली कपल्ड है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. आगे जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो एडे करंट का है. बहुत ही आसान है. प्रॉब्लम नंबर 11 देखते हैं. एडे करंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मेटल इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. ए मेटल इज केप्ट इन अ स्टीडी मैग्नेटिक फील्ड. ए सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. थ्रू अ सर्कुलर कॉइल करंट इज पास्ड. सो पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होते हैं. सो बेसिकली एडे करंट्स आर लूप ऑफ सर्कुलर करंट. ये सर्कुलर करंट्स का लूप होता है सर्कुलेटिंग लाइक एडीज. ठीक है, ये बेसिकली जैसे पानी में बनता है ना उसकी तरह ये सर्कुलेट करता है. इंड्यूस्ड विद इन कंडक्टर, ये कंडक्टर के अंदर में इंड्यूस्ड होता है बाई चेंजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर एज पर फैराडे लॉ. सो कंडक्टर के अंदर में ये इंड्यूस्ड होगा जो सर्कुलर लूप, यदि उसको एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो, और इसको फोकल करंट भी बोलते हैं. ठीक है, बिकॉज इसी ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू बताया था. एंड बिकॉज द रेसिस्टेंस ऑफ बल्क कंडक्टर इज यूजुअली लो. देखो जो कंडक्टर होता है उसका रेसिस्टेंस बहुत लो होता है, इसलिए इसका वैल्यू वो हाई होता है, और हाई होने के कारण ये कंडक्टर को हीट कर देता है. हीट करता है तो वो उसको लॉस करता है, उसको वीक करता है. सो इस चीज़ को कैसे रिमूव किया जाए, इसको रिमूव करने के लिए आप या तो स्लॉटिंग करते हो, लैमिनेशन करते हो, ये सब कुछ प्रोसेस है. तो यहाँ पर फिगर से आपको दिखाया गया है कि स्लॉटिंग और लैमिनेशन करने से रेसिस्टेंस पाथ फॉर सर्कुलेशन, जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है. बिकॉज कंडक्टर में इनिशियली रेसिस्टेंस बहुत लो था, अब इंक्रीज हो गया तो फिर जो एडे करंट है वो थोड़ा वीक हो गया तो लॉस कम होने लगी. सो यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग एडे करंट प्रोड्यूस हो रहा है प्लेन मेटल प्लेट में, और यहाँ पर स्लॉटिंग बना दिया, यहाँ पर स्लॉटिंग कर दिया गया. देखो स्लॉटिंग करने के बाद क्या हो गया कि ये जो करंट था ये स्लो हो गया, कम हो गया. अब यहाँ पर लिख रहा है कि डैम्पिंग डिक्रीजेज. यहाँ पर बोल रहा है कि हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. डैम्पिंग बेसिकली होता क्या है, यदि कोई चीज़ चल रहा हो, कोई चीज़ मूवमेंट है, तो बिना उसको टच किए हुए स्लो करने के प्रोसेस को डैम्पिंग बोलते हैं, या फिर किसी चीज़ को कम करने का, धीरे धीरे स्लो करते करते उसको डाई करने के प्रोसेस को हम लोग डैम्पिंग बोलते हैं. सो यदि इसमें जो हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होने के कारण बहुत जल्दी किसी चीज़ को वो
स्टॉप कर सकता है, जबकि ये आपको धीरे धीरे स्लोली करता है, ठीक है। डैम्पिंग इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है। फिर उसके बाद देखो सेकंड है, ये क्या चीज़ है, ये आपको सॉलिड मेटालिक कोर है, इसमें स्ट्रॉन्ग एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जब इसको लैमिनेट कर दिए तो इसमें वीक होने लगा, ठीक है। सो फीबल एडी करंट हो गया। सो अब पूछ रहा है प्रॉब्लम नंबर 12, एडी करंट डज नॉट कॉज, ये डैम्पिंग तो प्रोड्यूस करता है तो ये नहीं होगा, हीटिंग भी प्रोड्यूस करता है ये नहीं होगा, लॉस ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है ये नहीं होगा, स्पार्कलिंग प्रोड्यूस नहीं करता इसलिए ये होगा। और अब लास्ट देख लेते हैं 13 और 14 प्रॉब्लम्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, पहला हो गया इलेक्ट्रिक पावर मीटर, ये यूज करता है सो ये नहीं होगा आंसर। इंडक्शन फर्नेस ये भी यूज करता है सो नहीं होगा। एलईडी लाइट बेसिकली एडी करंट के कंसेप्ट को यूज नहीं करता है सो आंसर आपको सी होगा। मैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के डेट का एप्लीकेशन है ये। फिर इंडक्टेंस फर्नेस मेक्स यूज ऑफ, इंडक्टेंस फर्नेस जो है वो यूज किसका करता है, सेल्फ इंडक्टेंस का नहीं करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का नहीं करता है, वो भी एडी करंट का यूज करता है। सो एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट हो गया एनर्जी मीटर में, स्पीडोमीटर में, जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है उसमें भी यूज होता है, इंडक्टेंस फर्नेस में होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में होता है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर में होता है। सो आई थिंक ये सारे कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। इससे बाहर आपको यदि ये तीनों पार्ट 1, 2, 3 कर लेते हो तो इससे बाहर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक भी प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आना चाहिए। सो आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।